किसको क्या मिला, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी की श्रृंखला। एनसीईआरटी श्रृंखला में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की राजनीतिक सिद्धांत एवं सिद्धांत एक परिचय। चैप्टर फर्स्ट है, इसको हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। यहाँ आप फिगर देख रहे होंगे जिसमें तमाम जानकारी आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर फिगर में क्या कहा जा रहा है। लीजिए एक और किताब याद कीजिए, ये जो है बच्चा कह रहा है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। ठीक, उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलट कर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ें। यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है। आगे देखिए, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे यह तरीका अच्छा लगा जिसने उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। आगे बच्ची क्या कहती है आप देख सकते हैं इसमें, यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? अब यहां से जो है जिज्ञासा शुरू होती है कि सुकरात कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहां देख सकते हैं आप पूरी बातें नेक्स्ट पेज पे यहां पर मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी जो है गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और दूसरों से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों में इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छी और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांतों की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़ाव पहलुओं में होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। ये रही बातें पैसेज नंबर जो है फर्स्ट में। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की बातें क्या हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि राजनीतिक सिद्धांत की तरह प्रश्नों को पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालयों जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानताओं के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं यानी सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति क्या है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति क्या है। राजनीति को हमें जानना चाहिए, भाई राजनीति होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि राजनीति क्या है। चलिए हम राजनीति को जानते हैं। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग
अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति की दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बड़े दावे करते विभिन्न तबकों से आप यहाँ देख सकते हैं कि जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं। वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपनी पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बास की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति में हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति में निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबत के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिसमें हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इससे निश्चित ही सम्मिलित होना चाहिए? मतलब यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि राजनीति में हमको सम्मिलित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात को हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं, यहाँ देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संसाधनों जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं और क्या क्या बातें हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन राजनीति सरकारों के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती हैं। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन के भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकारें जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष का हवा देती हैं तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी
चीज़ें भी नहीं खरीद सकते हैं। बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते। स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाता है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाई का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कार्यों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार की निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब सरकार की नीतियों में से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विचार और विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा, यह पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं। यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा व्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इससे समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकार के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ना होना शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आओ अखबार जो है बाँचे, वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचारों के प्रमुख शीर्षकों के रूप में छापे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है। यहाँ आप और देख सकते हैं, आओ कुछ करके सीखें। राजनीति हमारे जीवन दैनिक पर किस तरह असर डालती है। अपने जीवन का एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट पैसेज पे हम पढ़ते हैं क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। शुरुआत करते हैं। होता है तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। नेक्स्ट 1.2 को अगर हम देखें तो राजनीति सिद्धांत में हमें क्या पढ़ते हैं, यानी कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत में, इसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हम यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांत ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांतों को याद करेंगे, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देशों में ऐसे मूल्यों को अपने संविधानों में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? अमेरिका और भारतीय संविधान में भी ऐसा ही किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। तो यहाँ पर आप बात याद रखेंगे, किसका नाम? कौटिल्य का, अरस्तु का और रूसो का, कार्ल मार्क्स का, महात्मा गांधी का और B.R. अम्बेडकर का। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने
आधुनिक काल में किसने सबसे पहले? रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक आधार है। इसके बाद किन्होंने कहा? रूसों ने ये बात कहा है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया। राजनीतिक सिद्धांत, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनर्लोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांत हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझान तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य के प्रयोग में आया है? पहला आप देख सकते हैं, मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। दूसरा, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। ये कुछ बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीति क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जात या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हों, वहीं कुछ को क्या होता है, देख सकते हैं आप, वहीं कुछ लोगों को दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, लेकिन कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों में के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इससे एक
वानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नया कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी। यदि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी, संकुचित या जंगलों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचनाएं ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूं तो अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। याद रखेंगे कि अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नेटिजन कहा जाता है। इसका सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूप में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल के ताक झांक कर सकती है? कितना नियम न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को यह कुछ स्वतंत्रता नियामकों को राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों को संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहतर प्रासंगिक है। यहाँ पर देखिए, आओ कुछ करके सीखे लिखा है। विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से कार्टून इकट्ठा कीजिए। इन कार्टूनों में किन मुद्दों को उठाया गया है? ये कार्टून कौन सी राजनीतिक अवधारणाओं को रेखांकित करते हैं? ये बातें यहाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 8 पे, और पढ़ते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पे, लिखा है कि प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए भी उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। क्यों दिया गया था? वो चुनौती सबको देते थे इसलिए। सुकरात के शिष्य प्लेटो, याद रखेंगे कि सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो, उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, याद रखेंगे प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक है, में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा है और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस, याद रखेंगे यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीकों में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना।
राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिक न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और उसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्द का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। मनुष्यों के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और ना मतों को समझने में और इसमें इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता के से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या आप यहाँ पर देख सकते हैं या दुकानों में कतार जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन समानताओं या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हों तो समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। आगे देख सकते हैं आप, लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते हैं कि उनके पास सामान या सुविधा की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हों। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्राकृतिक परिस्थितियों के शिकार ना हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटा भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। हालांकि भारतीय संविधान में सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर भी हम यह महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके माँ बाप के लिए सरकार के कुछ ज़्यादा ही करनी चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ तक हो गया है, स्कूल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने ये कैसे किया। यहाँ पर देखिए कुछ कोटेशन दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेल्फस कहता है तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है या क्या है? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इससे भी अपवाद नहीं होते हैं? जरा सोचिए, एक मित्र शांतिवान भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस करना चाहिए? नेक्स्ट यहाँ पर और लिखा है, आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन तब सत्य बोलना और ऋण को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे साधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है।
इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तो उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना ही न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। ये परिभाषा देखिए दी गई है, बहस किया गया है न्याय के संदर्भ में। नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने देख लिया था विशेष बर्ताव न्यायोचित है, ये पूरी बातें हो गई थी। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं और बातें क्या है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण है? और न्याय की जो है धारणा अभी चल रही, मतलब न्याय क्या है, इस संदर्भ में दोनों के बीच बात हो रही है। तो कह रहा है क्या, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घोटकत यानी घोड़े के गुण कम होते हैं, श्वानकाल यानी कुत्ते के गुण नहीं है। हाँ, घोटकत तो न कम होता है, और जब कुओं की स्थिति बुरी होती है तब उनमें श्वानत्व तो कम होता है, घोटकत तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसमें मनुष्य का तक कम होता है। निसंदेह और मनुष्यता न्याय है निश्चित रूप से। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था ताकि वो स्कूल जा सकें। अगले जो है पैसेज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन हम यह बुनियादी ज़रूरतों भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तब समानता अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हम स्कूल जाने का या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि की समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इस अर्थ में शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, और फिर इससे हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हमें पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते हैं। यहाँ पर बातें हैं, वो जो बातें चल रही थी न्याय के संदर्भ में, देखिए यहाँ पर और मेंशन है। तब तो मनुष्य घायल हो जाता है, वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार मानता है? असंभव। क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है निश्चित रूप से। इतनी बातें हमने देखी है। अब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज और समझते हैं कि क्या इसमें सब बातें लिखी हुई हैं। राजनीति अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाए। विविध अर्थों में और राय पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसे विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चे को स्कूल से बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनकी ओर से मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों में उलझाना पड़ता है। संभावित अर्थों पर विचार
विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हमें अगले अध्याय में विचार करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बात चल रही थी न्याय के संदर्भ में वो कंटिन्यू है, चल रही है। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति की नुकसान पहुँचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकती है वही किसी का सबसे अच्छा रक्षक होती है। निश्चित ही तब जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वह अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इसमें तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में यही निहित है। यहाँ तक हमने यह बातें देखा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे 1.4 पढ़ते हैं। नेक्स्ट 1.4 क्या है देख लेते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ये बातें हम जानेंगे कि हमें भाई राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या हम यह राजनीति करने यहाँ और राजनेताओं के लिए यह नीति बनाने वाली नौकरशाही के लिए राजनीति सिद्धांतों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और कानून की सही व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक हैं। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों से किसी एक को चुन सकते हैं, और इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ सकते? जबकि हम में से सभी गणित या इंजीनियर नहीं बनेंगे। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में और सामान्य उपयोगी होती है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचनापरक समाज में यदि हम ग्राम सभा में सहभागी होना है, वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करते हैं, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीतों और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पात्र रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि तीसरी बात अगर हम देखें तो यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों को प्रति पूर्वग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीढ़ी का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलम्ब होता है
तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत हैं। अपने नौकरी और नौकरियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीति के चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है और थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने और हम अपने विचारों और भावनाओं के उदार होते हैं। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है तो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर यह हम नहीं जानते हैं कि तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और उसके लिए तर्क और युक्तियां तराशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच के से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सृजित तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीकों से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहस जो है इनका डिस्कशन चल रहा है इस पे न्याय संबंधित, देख ही लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए आप जो है प्रश्नावली आ जाएगा, लेकिन हम पूरी बात को इनको देख लेते हैं क्या इनका पूरी बात थी, कैसे किस संदर्भ में, जो ये न्याय के संदर्भ में पूरी बात थी इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार न्याय के संदर्भ में क्या बातें हो रही हैं दोनों के बीच, पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है न्याय के संदर्भ में जो बातें शुरू हुई थी ये हम एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या जो है यहाँ पर बातें हो गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए लोगों को। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पेज में जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है सुकरात और जो है सेफलस के बारे जो है डिस्कशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय क्या है। न्याय के संदर्भ में अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों द्वारा दी जा रही हैं, तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। यहाँ से तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ मुझे ठीक लगता है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट है और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाया जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी पहले से बुरी होती है? कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो उनमें घोड़कत्व जो है कम होता है, स्वानत्व नहीं। हाँ घोड़कत्व कम होता है, ये बातें हमने देख लिया था। आगे देखते हैं, और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वानत्व कम होता है, घोड़कत्व नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तो उसमें मनुष्यत्व कम होता है, निसंदेह, और वह मनुष्यत्व न्याय है। निश्चित रूप से जब
तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो संभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना उसके ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है, और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने में हैं, और बुरे हुए हैं जो शत्रुओं को चुकाते हैं, यह कहना समझदारी नहीं है। क्या कि यह सत्य नहीं है, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है। किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पॉलीमार्कस ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 की बातें हमने डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया कि इसमें क्या जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बिल्कुल बताएं, और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल मिलेगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे अब लेना चाहता हूँ विदा। तब तक के लिए आप अपने साथी एमपी यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ, नए समय पे। नमस्कार।